हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप? हम लेकर आए हैं आज आपके लिए बहुत ही शानदार वीडियो। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। दोस्तों, आप वीडियो को देखकर लाइक नहीं करते कुछ लोग, तो प्लीज़ लाइक शेयर करें और कमेंट भी करें। दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से, यानी कि पाचन तंत्र। दोस्तों, पाचन तंत्र की बात आती है तो किसी भी इंसान या किसी भी जीव को मतलब यानी कि कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, ऊर्जा हमें किससे मिलती है? भोजन करने से मिलती है। तो ऊर्जा भोजन करने से मिलती है, तो देखते हैं दोस्तों, बात करते हैं पाचन तंत्र। पाचन तंत्र ऐसा पार्ट है जिसमें हमें भोजन का पाचन होता है और उसमें हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो पाचन तंत्र में आइए बात करते हैं फर्स्ट पार्ट, मुख गुहा। दोस्तों, मुख गुहा से गुदा तक का भाग पाचन तंत्र कहलाता है। तो मुख गुहा है, तो मुख गुहा में दोस्तों बात करते हैं दांतों और जीभ की, यानी कि 32 दांत होते हैं और एक जीभ होती है। आइए बात करते हैं दांत के प्रकारों के बारे में। दोस्तों, इंसान में 32 दांत होते हैं, मनुष्य में 32 दांत होते हैं, बच्चों में 20 दांत होते हैं, जबकि इंसान में 32 दांत होते हैं। और बच्चों में 20 दांत होते हैं और ये धीरे धीरे आगे एक बार गिर जाते हैं, और गिरते हैं वो दूध के दांत कहलाते हैं, और दोबारा आते हैं वो फिर नहीं गिरते हैं। दोस्तों, दांत के 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार। फर्स्ट प्रकार है कृंतक या इंसाइजर। इंसिजर या कृंतक दांत। ये दोस्तों कृंतक या इंसिजर दांत है जो चपटे होते हैं और धारदार होते हैं, और इनकी संख्या 2 होती है प्रत्येक जबड़े में, यानी कि फर्स्ट जबड़े में 2 और ऊपर जबड़े में 2। फिर बात ये इसका कार्य होता है भोजन काटने का कार्य करते हैं। ठीक है दोस्तों। फिर बात आती है रत्नक की। रत्नक जबड़े के प्रत्येक एक रत्नक दांत उपस्थित होता है, यानी कि ऊपर और नीचे में प्रत्येक जबड़े में एक दांत उपस्थित होता है। और फिर बात आती है चवर्णक या अग्र चवर्णक, यानी कि दो दांत है, मोलर एंड प्रीमोलर्स। चवर्ण मोलर्स एंड अग्र चवर्णक प्रीमोलर्स। दोस्तों, चवर्णक दांत होते हैं जो क्या काम करते हैं? चवर्णक दांत होते हैं वो 2 पाए जाते हैं, और अग्र चवर्णक होते हैं 3 पाए जाते हैं। ठीक है। आइए बात करते हैं बच्चों के दांतों के बारे में। बच्चों के दांत 20 होते हैं, और ये शेष अवस्था में आते हैं, और इनकी संख्या 20 होती है, और इसे दूध की दांत भी कहता है। दोस्तों, फिर बात आती है ये कब गिरते हैं? दूध की दांत 7 या 8 वर्ष की उम्र में गिर जाते हैं। और फिर नए दांत आते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? स्थायी दांत बोलते हैं। और इसका सूत्र है, आपको सूत्र बता दिया जाएगा। फिर बात आती है दांत की आंतरिक संरचना के बारे में। तो दांत की आंतरिक संरचना के बारे में बात है। दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे चीज़ है कि दांत के ऊपर कठोर पदार्थ पाया जाता है, जिसे इनेमल कहते हैं, और ये बहुत ही कठोर पदार्थ होता है। फिर बात आती है दांत के अंदर के पार्ट के बारे में। तो अंदर के पार्ट है जहाँ पे बात करते हैं दांत अंदर के पार्ट बार बार कर, तो दांत 3 भाग होते हैं। दांत में 3 भाग होते हैं। एक ऊपर शिखरी भाग होता है, और मध्य गिरवा भाग होता है, और निचला भाग जड़ भाग होता है। दोस्तों, शरीर का सबसे कठोर भाग मैंने बता दिया था, इनेमल होता है। और दांत के मध्य एक गुहा पाई जाती है जिसे मजा गुहा कहते हैं, एंड इसी मजा गुहा से रुधिर वाहिनियाँ तंत्रियाँ गुजरती हैं। और फिर बात आती है दोस्तों जीभ की बात। जीभ मुख गुहा के फरस पर एक मोटी एवं मांसल संरचना पाई जाती है जिसे जीवा कहते हैं। तो ये क्या काम करती है? मैंने पहले बता दिया था कि भोजन को लसलसा बनाने का कार्य करती है, और भोजन को मुंह से ग्रसिका में भेजने का कार्य करती है। क्या करती है? मुंह से ग्रसिका में भेजने का कार्य करती है। तो इस पर स्वाद के बारे में बात करते हैं। तो जीवा के सबसे अग्र भाग में मीठे का स्वाद होता है, यानी कि हम जब कभी खाना यानी कि मीठा चीज़ खाते हैं तो हम उसके जीभ के आगे का भाग है वहाँ पर महसूस करते हैं कि मीठा है या कैसा स्वाद है। फिर उससे पीछे भाग होता है वहाँ हम कड़वा महसूस करते हैं। हम कभी कोई कड़वी चीज़ खाते हैं तो वो जीभ के ऊपर थोड़ा सा महसूस करते हैं। फिर उसके किनारों पर हम खट्टे का स्वाद, यानी कि हम जो भी कभी खट्टा खाते हैं तो हमें महसूस होता है कि किनारों पर कोई खट्टा खट्टा ऐसे जैसे महसूस हो रहा है। फिर बात आती है, ठीक है, तो यहाँ पे स्वादों का काम करते हैं स्वाद अंकुर, यानी कि जीभ के ऊपर स्वाद अंकुर पाए जाते हैं। फिर बात आती है दोस्तों ग्रस नली की। ग्रस नली एक नलिका का संरचना है, ये अमाशय में खुलती है, और इसका कार्य होता है भोजन को अमाशय तक पहुँचाने का कार्य करती है।
और ये क्या करती हैं, और इसमें क्या होती है कि श्लेष्मा ग्रंथियाँ पाई जाती है, जिसमें श्लेष्मा निकलता है और श्लेष्मा को ग्रस्त नली की दीवार पर चिकना बनाता है, जिससे भोजन आसानी से आगे बढ़ जाता है। यानी कि अपन ये सोचते हैं कि कितना अपन कठोर भोजन है वो मुंह में खाते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, तो वो आगे कैसे जाता है, नली में फंसता क्यों नहीं है। यही कारण है कि इस नली पे के अंदर श्लेष्मा पाई जाती है जो आगे घिसकाने का कार्य करती है। फिर बात आती है अमाशय की। दोस्तों अमाशय ऐसा पार्ट है, एक थैलीनुमा संरचना है जिसमें भोजन इकट्ठा होता है और इकट्ठा होकर होने के बाद में पाचन क्रिया वगैरह यहीं पे होती है। तो दोस्तों इसका अग्र भाग कार्डिक कहलाता है और पिछला भाग पाइलोरिक भाग कहलाता है। ठीक है, जो ग्रहणी में खुलता है। पाइलोरिक भाग कहाँ खुलता है, ग्रहणी में खुलता है। और अग्र भाग तो आपको पता ही है, अग्र भाग वो इसमें खुलता है ग्रसिका में, ग्रस नली में, सॉरी। फिर बात आती है अमाशय की दीवारें पेशी होती है और इसमें जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है। यानी जठर ग्रंथियाँ किसे कहते हैं दोस्तों, जिसमें जठर रस यानी कि HCl का स्त्राव होता है। दोस्तों ये बहुत ही घातक अम्ल है जिसमें खाने को इतना पचाने का कार्य करता है और उसके अंदर मिश्रित जीवाणु को नष्ट करने का कार्य करता है। और जठर रस का स्रावण इस पाचक एंजाइम होते हैं जठर रस स्रावण में, और इसमें पाचक रस भी स्रावित होती है और ये भोजन का पाचन करते हैं। और दीवारों पर हाइड्रोक्लोरिक स्त्रावण का मैंने बोल ही दिया कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रावण होता है। और फिर बात आती है ये अमाशय से भोजन कहाँ जाता है, छोटी आंत में जाता है। दोस्तों भोजन छोटी आंत में चला जाता है और छोटी आंत को दो भागों में बांटा गया है, सॉरी आंतों में चला जाता है। आंत को दो भागों में बांटा गया, छोटी आंत और बड़ी आंत। तो छोटी आंत की बात करते हैं, इसका अगला सिरा ग्रहणी कहलाता है और इसमें भाग में इलियम कहलाता है। अगला भाग क्या कहलाता है, ग्रहणी कहलाता है और शेष भाग क्या कहलाता है, इलियम कहलाता है। यानी कि छोटे आंत होता है उसका अगला सिरा होता है ग्रहणी कहलाता है और शेष भाग इलियम कहलाता है। फिर बात आती है आगे वाली अग्नाशय वाहिनी और पित्त वाहिनी मिलकर सामान्य खुलती है। ठीक है दोस्तों, इसमें भी पित्त रस का भोजन माध्यम सारी बनता है। यानी कि हम जो इसमें अमाशय में अम्ल का स्त्राव होता है उसको आगे अपन सोचते हैं कि अम्ल का स्त्राव होता है तो वो आगे जाकर हमारे शरीर को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाता है। तो अमाशय में भी श्लेष्मा की भित्ति पाई जाती है जो शरीर को कोई नुकसान नहीं, इतना ही खतरनाक अम्ल है कि मानव के शरीर से आर पार हो सकता है। तो ये आगे अपन को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाता, क्योंकि छोटी आंत में सारी ये पीत रस का स्त्राव होता है जो अम्ली को सारी बनाकर लवण का निर्माण करता है। इसलिए हमें पसीना आता है, क्योंकि अम्ल और सार मिलकर क्या बनाते हैं आपको पता ही है, लवण बनाते हैं। इसलिए हमें ज़्यादा पसीना आता है और इसलिए हमें रोज़ाना वर्कआउट करना चाहिए, क्योंकि शरीर में जितना पसीना निकलेगा उतने हम फिटनेस रहेगी। दोस्तों इसमें बात करते हैं पित्त रस में। और फिर बात आती है इसमें क्या रसांकुर पाई जाती है, क्या पाई जाती है, रसांकुर। ये रसांकुर आंत की अवशोषण शक्ति की वृद्धि करते हैं। उसमें क्या होता है, ये रसांकुर क्या करते हैं, जो भोजन पचा हुआ भोजन है उसको अवशोषित करने का कार्य करते हैं और लगभग भोजन अवशोषित हो जाता है। फिर बात आती है बड़ी आंत की। तो बड़ी आंत में पुनः दो भागों में वृद्धांतर एवं मलाशय में बंटी जाती है। वृद्धांतर में अपचित भोजन से कुछ जल का अवशोषण हो जाता है, यानी कि यहाँ पर जल का अवशोषण हो जाता है। शेष अपचित भोजन मलाशय में इकट्ठा हो जाता है जिसे मल द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। छोटी आंत तथा बड़ी आंत के संधि स्थान पर एक मोटी सी नली अंतनाल तथा कर्मिकार उभार अपेंडिक्स उपस्थित है। ये दोनों ही मनुष्य में अवशेषी है। अब बात आती है यहाँ पे कि मनुष्य में अवशेषी दो अंगों के नाम बताओ। तो फर्स्ट है अपेंडिक्स और दूसरा है कर्ण पट्टिका, यानी कि कान की पट्टिका, इसका कोई उपयोग नहीं होता है, ये अवशेषी अंग है। ठीक है, फिर बात आती है पाचक ग्रंथियों की, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात आती है। तो फर्स्ट नंबर पे लार ग्रंथि। लार ग्रंथि में दोस्तों क्या होता है, मानव में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। जीभ के दोनों ओर एक निचले जबड़े के बीच, मैक्सिला अस्थि के दोनों ओर एक दोनों जबड़ों के संधि स्थल पर जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, लार का मुख्य कार्य भोजन में मिलकर दुग्धी बनाना और उसके भोजन को आसानी से आगे खिसक सके। लार में लगभग 99% जल होता है और 1% एंजाइम होता है। लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, मैंने पहले भी बता दिया था कि लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है और इसमें लाइसोजाइम एंजाइम उपस्थित होते हैं। फिर बात आती है यकृत, जो क्या करती हैं, ये उदर गुहा के डायफ्राम से कुछ पीछे और स्थित होती है और ये भूरे गुलाबी रंग की होती है, वो अमाशय को ढके रखती है। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है, अपन सुनते हैं कि सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यकृत है और इसमें पीस रस का मैंने पहले बताया था, जो सार का भोजन को सारी बनाता है, यानी कि उसका स्त्रावण किसमें होता है, यकृत ग्रंथि में होता है। दोस्तों यकृत ग्रंथि पीत रस का स्त्रावण होता है और पित्ताशय होता है, इसमें इसका पीत रस का इकट्ठा होता रहता है। फिर बात आती है अग्नाशय में। अग्नाशय की बात आती है, ये ग्रंथि शरीर की एकमात्र वह ग्रंथि है जो
अंतःस्रावी बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। यानी इसमें अंतःस्रावण भी होता है और बाह्य स्रावण भी होता है। यानी कि अग्नशिरस स्त्रावण यही होता है। इसमें अग्नशिरस स्त्रावण होता है जिसमें पाचक एंजाइम होते हैं। बात करते हैं पाचक एंजाइम इसमें, तो लेग्रेंस द्वीप कहते हैं, लेग्रेंसी द्वीप कहते हैं। यानी किसे कहते हैं? लेग्रेंस द्वीप। अग्नाशी की कुकुस कोशिका जो समूह के रूप में उपस्थित होती है उसे लेग्रेंसी द्वीप कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कौन सा हार्मोन स्त्रावण होता है, बात यहाँ पे आती है। तो यहाँ पे दो हार्मोन स्त्रावित होते हैं लेग्रेंस द्वीप से। फर्स्ट है ग्लूकागोन एंड दूसरा इंसुलिन। तो ये हार्मोन क्या करते हैं, रक्त में मिल जाते हैं और रक्त में मिलाकर कभी हम कहते हैं कि हमारी बीपी आज हाई है, कभी बोलते हैं आज बीपी लो है। तो यही कारण है कि इसमें ये ग्लूकागोन और इंसुलिन शर्करा का नियंत्रण करने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? शर्करा का नियंत्रण करने का करते हैं। फिर बात आती है पाचन की क्रिया। पाचन की क्रिया कैसे होती है दोस्तों? पाचन की क्रिया मनुष्य में भोजन का पाचन मुख्य रूप से मुख गुहा से प्रारंभ हो जाता है। मुख में भोजन को चबाने समय उसमें लार मिश्रित हो जाती है एवं लार में टाइलिन, आपको बता दिया था टाइलिन तथा लाइसोजाइम एंजाइम होते हैं। और फिर बता दिया था, आपको बताते हैं लार में स्टार्च पाया जाता है। यानी कि स्टार्च पर माल्टोज अपघटित करता है। ठीक है दोस्तों, ये माल्टोज को अपघटित करता है टाइलिन एंजाइम। और लाइसोजाइम क्या करता है? हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है। ठीक है दोस्तों, फिर बात आती है आमाशय की भोजन पहुँचने पर आमाशय की दीवार में उपस्थित जठर ग्रंथियों की बारे। तो जठर ग्रंथियाँ होती है, ये आपको पता है एसिड स्त्रावण करती है। और इसमें से जो एंजाइम स्त्रावित होते हैं, जिसमें से आप बता देते हैं कि पेप्सिन एंजाइम के बारे में बात। पेप्सिन और रेनिन दो ऐसे एंजाइम है एवं म्यूसिन नामक एंजाइम होते हैं। तो पेप्सिन भोजन को प्रोटीन को प्रोप्टाइज और पेप्टोन में बदलने का कार्य करता है। प्रोटीओजेज एंड पेप्टोन में बदलने का कार्य करता है। और रेनिन होता है वो दूध को दही में बदलने का कार्य करता है। फिर बात आती है म्यूसिन की, तो भोजन को चिकना बनाता है। म्यूसिन भोजन को चिकना बनाता है। तो और फिर बात आती है कि आमाशय की ग्रहणियों में भोजन पहुंच जाता है और उसके बाद में भोजन आगे जाता है, जहाँ पे 3 प्रकार के एंजाइम स्रावित होते हैं। फर्स्ट पर है ट्रिप्सिन, लाइपेज एंड माइलेज। तो ट्रिप्सिन का कार्य होता है प्रोटीन तथा पेप्टोन्स एंड पॉलीपेप्टाइड तथा अमीन को अमीनो में बदलता है। प्रोटीन को पेप्टोन्स एंड पॉलीपेप्टाइड तथा अमीनो में बदल देता है। ठीक है, और एमाइलेज का कार्य होता है ये स्टार्च को शर्करा में बदल देता है। और लाइपेज का कार्य होता है ये इमल्सिफाइड वसा को वसीय अम्लों में तथा गैस्ट्रो में बदल देता है। ठीक है, इस प्रकार पचित भोजन अधिक तरल होकर आंत्र के भाग इलियम में पहुँचता है। इलियम पहुँचता है, यहाँ पर आंतरी रस स्त्रावित होते हैं जो कि सारी प्रकृति का होता है, जैसे मैंने पहले बताया था पितरस। तो आंतरस में इरिप्सिन, माल्टेज एंड सुक्रोज एंड लैक्टोज तथा लाइपेज एंजाइम पाए जाते हैं। और इरिप्सिन शेष प्रोटीन एंड पेप्टोज पर क्रिया करके उन्हें अमीनो अम्लों में तथा माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में तथा सुक्रोज को ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में लैक्टेज को और ग्लूकोज एवं ग्लूटेज तथा लाइपेज इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्लों में बदल देता है। यानी कि ये अपने अपने अम्लों को उसी शर्कराओं में बदल देते हैं। ठीक है, फिर बात आती है पचित भोजन का अवशोषण। पचित भोजन का अवशोषण हो जाता है। पचित भोजन में मैंने पहले बता दिया कि जल का अवशोषण बड़ी आंत में हो जाता है। और इस प्रकार से ये टॉपिक पूरा होता है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी करें एंड लाइक करें। और कुछ दोस्त वीडियो को देखने के बाद लाइक नहीं करते तो प्लीज़ लाइक कीजिए। धन्यवाद।